बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट रज़ाक अली खान और अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ है माजिदा खानम, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो कि पाकिस्तान से है और वो ऐसी वूमेन है जो कि बिजनेस वूमेन है। आज उनसे थोड़ी सी बातें होंगी और उनसे पूछा जाएगा कि आप कब से हैं दुबई में और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुंचे। तो हमारे साथ रहे, जुड़े रहे, हमारा प्रोग्राम देखे, लाइक भी करें। और अक्सर आपके लिए एक नए फनकार के साथ आता हूँ, तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट है, उनसे बात करते हैं। प्लीज देखें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। वेलकम कहते हैं आपको पीएमजी चैनल पे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। तो पहले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको काफी अरसा हो गया दुबई में, तो तकरीबन कितनी देर होगी? थैंक यू प्रोग्राम पे बुलाने का। मैं यहाँ पे नवंबर 2011 से हूँ वेरी गुड। और आई हैव बीन वर्किंग एज एचआर स्पेशलिस्ट, एचआर मैनेजर, और तब से यही कर रही हूँ। उसमें फिर कुछ अर्सा पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंपनी रजिस्टर कराई माजिदा खानम कंसल्टेंसी के नाम से। वेरी गुड। ये अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान से आए तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या ख्याल था आपका कि मैं आपने क्या प्रदेश लेने जा रही है और कैसी स्ट्रगल रही? कि आपको बताना अपने मुल्क में और गैर मुल्क में, यानी कि प्रदेश में मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो क्या फील किया आपने? मुझे एक्चुअली यहाँ मेरे भाई ने बुलाया था। मेरे अच्छा। भाई यहाँ पे थे 2005 से और उनको बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाइन करूँ उन्हें। अच्छा। और मैं तो शुरू में मेरी वहाँ पे भी जॉब अच्छी थी, मैनेजरियल जॉब थी, ठीक थी, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा उस वक़्त मैं ईगर थी नहीं। मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ भाई को ज्वाइन करने, क्योंकि वो काफ़ी साल से मुझे कह रहा था। दूसरा ये हुआ था कि उन दिनों मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा-सा कभी बंदा चाह रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन के बाद थोड़ा चेंज कर ले, बिकॉज़ शी वाज़ माय ओनली पेरेंट एंड शी हैड passed away after being sick with multiple myeloma for around 2-3 years. So like that is kind of a trauma you go through, and then like definitely you want change, and like my brother wanted me to come here, so I did. तो मुझे कोई इतना वो नहीं था, पता भी नहीं था यूए के बारे में, और कोई इतना ज़्यादा मैं ईगर भी नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ दो मोटिव थे, एक तो कभी कभी हम चेंज चाह रहे होते हैं वो, दूसरा ये कि मेरे भाई की ख्वाहिश थी। वेरी गुड। तो मैडम, ये आपने यहाँ आके क्या फील किया, कैसा लगा आपको? यानी कि शारजाह, दुबई, काफी रियासतें हैं ना यहाँ पे, तो आपने क्या फील किया? आपको कौन सा एरिया अच्छा लगा, या अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ के आपने ट्रैवल किए? मैंने ज्यादा टाइम मेरा अबू धाबी में गुजरा है। अच्छा। और उसके बाद दुबई, शारजाह। मुझे यहाँ आने के बाद जो चीज़ फील हुई है, पाकिस्तान में मैं जितना अर्सा रही, लाहौर में थी जी। और यहाँ आने के बाद अबू धाबी रही, फिर दुबई, फिर शारजाह भी रही, तो उसमें अजमान भी बल्कि कुछ अर्सा में रही। मेरी कंपनी, एक कंपनी थी, उनका हेड ऑफिस अजमान में था। तो लाइक यू नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बहुत इंडिपेंडेंस है। शुरू में कोई जगह चेंज करनी पड़ती थी, मैं मोस्टली मैं पेइंग गेस्ट रहती थी। अच्छा, वो भी एक्सपीरियंस किया। मतलब घर में, पाकिस्तान में हम बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आते हैं और घर में हर वक्त 3-4 लोग तो हर वक्त मौजूद होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप फीमेल हैं और आप लड़की हैं, बेटी हैं, तो घर पे अकेली हो। और यहाँ पे लेकिन मेरा भाई था गाइड करने वाला। कभी कभी उसके मशवरे पे गुस्सा भी आता था। वो कहता था सॉरी, वो हाँ, मेरा भाई कहता था कोई नहीं, वो शुरू में मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो कोई नहीं, अबू धाबी से टैक्सी लेके आ जाओ। मैं कहूँ इतनी दूर से टैक्सी लेके आऊँ, रास्ता सहरा, और रात के 1 बजे भी है, तो अगर उसे मिल रहे हैं, अगर किसी जगह पे गए हैं, इवेंट पे गए हैं, वो कहेगा कोई बात नहीं, आराम से सेफ है, जैसे ड्राइव करके चले जाओ। तो बड़ी हैरानगी होती थी, क्योंकि हम लोग उन चीजों के आदी नहीं थे पाकिस्तान में। जी जी जी, ऐसे तो यहाँ पे आई थिंक आई बिकम मोर इंडिपेंडेंट, लाइक एनवायरनमेंट हियर इज वेरी एम्पावरिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सिक्योर। अच्छा, तो जब आप यहाँ आ गए तो फिर आपने गाड़ी का लाइसेंस भी लिया, तो ये तो काम बड़ा मुश्किल होता है, आपके लिए कैसा लगा आपको? जब मेरी एमिरेट्स आईडी आई थी ना, तो ये सबसे पहला काम मैंने किया था, ये गाड़ी का लाइसेंस लेने का। क्योंकि मैं पाकिस्तान में ड्राइव करती थी। अच्छा। और मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किल लग रहा था कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो लाइक व्हेन दे विल टेल यू दैट यू कांट ड्राइव,
तो मुझे ये बहुत ना हैंडीकैप फील होता था कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती। हाँ, मैं करूँ ना करूँ, अपनी चॉइस होनी चाहिए। गाड़ी तो मेरे पास नहीं थी तब, लेकिन मुझे था कि आई लाइक शुड यू नो हैव लाइक आई शुड बी लीगली अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, जब मेरा एमरेट्स आईडी आया 2 महीने में, तो मैंने ट्रैफिक फाइल ओपन किया और विद इन 6 मंथ्स लाइक वो मतलब कोर्स किया। हाँ, मैंने अप्लाई करने के 3-4 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ले लिया था। ठीक, इजी मिल गया या मुश्किल हुई? खास मुश्किल तो नहीं हुई। कहते हैं यहाँ पे लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल। देखिए, मैं पाकिस्तान में 10 साल से ड्राइव कर रही थी जब मैं यहाँ पे आई हूँ। और दूसरी ये है कि अबू धाबी में बाकायदा क्लासेस ली थी, स्कूल की क्लासेस ली थी, प्राइवेट इंस्ट्रक्टर की क्लासेस ली थी, फिर अप्लाई किया था, फिर टेस्ट किया था। तो ओके मैडम, आप ये बताएं, आप ये पार्किंग टेस्ट में एक दफा फेल हुई थी मैं। अब वो तो फिर कभी होता ही है। फिर उस वक्त क्या तसरात थे आपके? तसरात ये थे कि इंस्ट्रक्टर को कहा कि तुमने सही से सिखाया नहीं, तुमने इस पे तवज्जो नहीं दी, उस पर डाल दिया। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा ड्राइविंग पे तवज्जो दे रहे थे। तो पार्किंग एक दिन उन्होंने सिर्फ एक क्लास ली थी कि जी इजी होती है, ये निशान है, तो यहाँ से इस चीज का ख्याल करना है, इस चीज का ख्याल करना है। तो वो फिर उस वक्त मेरे से जरा गलती हो गई। तो अच्छा, ठीक। तो आपको फिर जब इधर आ गए हैं, आपने माशाल्लाह जॉब की, कारोबार किए, तो यू आर वेरी हैप्पी? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक। तो आपने जो आपके बाकी रिलेटिव है पाकिस्तान में रहते, वहाँ पाकिस्तान जाती है, कब भी जाती है कि नहीं? जाती हूँ, डेफिनेटली जाते हैं। कैसा माहौल लगता है जब यहाँ से जाते हैं कि यहाँ का माहौल कुछ, उधर का माहौल कुछ? माहौल तो मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं लगता है। और दूसरी चीज है कि 2-3 हफ्ते के लिए जाते हैं तो वो मिलने मिलाने में, दावतों में टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता, फिर वापस अपने वही काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया, आपको जिंदगी में कुछ चीज ऐसी ख्वाहिश हो जो ना पूरी हुई हो? अभी उम्रे पे जाना है। ये पहली बार जाना है? हाँ जी। ये ख्वाहिश है आपकी? ये तो इंशाल्लाह ताला कहते हैं नियत पूर्वक बना। तो इसके अलावा अच्छा, आप खाने में क्या पसंद करती? मुझे मोस्टली वेजिटेरियन डिशेस पसंद हैं, दाल चावल, चने, भिंडी, ये सब चीजें आप बना भी लेती है? हाँ। इसलिए पसंद है? नहीं, मैं बाहर से भी खा सकती हूँ। अच्छा। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जो मुझे खाने में ज्यादा चीजें पसंद है वो वेजिटेरियन है। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ होटलों का खाना अच्छा होता है या घर का खाना अच्छा होता है? मैं जब खाना पकाने को दिल नहीं करता है तो बाहर खाती हूँ। जब बाहर से खा खा के बोर हो जाती हूँ तो फिर घर पे पका लेती हूँ। क्या बात। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि आप उदास हुई हो? बहुत दफा। जब शुरू में यहाँ पे आई थी तो फैमिली से चूंकि आए थे, तो यहाँ पे तो बहुत उदास होती थी, बहुत टाइम लगा था सेटल होने में। आप उदास होती है, ये याद नहीं रहता? उदास होती हूँ डेफिनेटली, याद क्या नहीं रहता। यानी वो बंदा भूल जाता है ना, काफी अरसे से है, तो वो कहता है कि चलो यार अब क्या उदास होना, अब तो टाइम ही नहीं मिलता उदास होने के लिए। मेरा ख्याल है आदत हो जाती है। हम इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और अजीजों से दूर होने की भी शायद आदत हो जाती है। शुरू में ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, शुरू में अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि जो यंग जनरेशन हमारी पाकिस्तान में बैठी है, लड़कियां लड़के जो उभरते हुए फनकार है, फनकार ही है ना, हर बंदा फनकार ही होता है, कोई एजुकेशन का फनकार, कोई सिंगर, कोई कलाकार, कोई नात खान, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है कि जो बाहर आना चाहते हैं और उनका हाथ नहीं पड़ता कि हम बाहर कैसे जाए, तो वो क्या करें? कोई ना कोई स्किल सीखें और उस स्किल में एक्सेल करें। अच्छा। अब आज से 20 साल, 30 साल, 35 साल पहले वाली सिचुएशन नहीं है गल्फ में या किसी भी कंट्री में। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाना चाहते हैं वो, तो इमिग्रेशन रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और गल्फ में आना चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 200 कंट्रीज से लोग आते हैं। तो अब वो बात तो नहीं है कि मैन पावर की स्केर्सिटी है तो 1980s में, 1970s में कोई भी आ गया तो एडजस्ट हो जाएगा और वो विल बी अ सक्सेस स्टोरी। अभी आप क्वालिफाइड भी हैं, आपके पास स्किल भी है, आपको हर चीज़ अच्छे से आती भी है, तो भी आपको कम्पीट करना पड़ता है। मैं बेशुमार लोगों को जानती हूँ जो हाईली क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जॉब का इशू है उनको। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें ज़ाहिर नज़र नहीं आती हैं, लेकिन एक होता है कि जो किसी कंपनी का अगर अरबी ओनर है तो वो अरबी को प्रेफर करेगा, कोई इंडिया का है तो वो मलवारी है तो मलवारी को वो प्रेफर करेगा।
तो ये चीज भी चलती है यहाँ पे। तो ये मेरी इफ यू डोंट माइंड, ये भी मेरे सुनने में आई है कि अभी जैसे इंडियन है तो वो इंडियन की मदद करते हैं, या ये लोकल है तो उनकी मदद करते हैं, तो पाकिस्तानी तो जरा थोड़े थोड़े दूर ही रहते हैं। इसके बारे में आपका कोई ख्याल है? शायद सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आपने कोई एक्सपीरियंस देखा है? मेरा ख्याल है कि हम शायद जरा कम सपोर्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी को। जैसे क्या वजह है? मुझे लगता है शायद पंजाब के लोग कम सपोर्ट करते हैं, पठान फिर भी कर लेते हैं। ये तो मैं पहले कहने वाला था कि पठान लोग जो है वो एक बंदे को बुलाते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर वो थोड़े थोड़े पैसे देता है। ये तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। बल्कि अपने घर पे रखते हैं वो, बगैर उसको किराए के, बगैर, वो कहते हैं बस तुम खाना बनाओ। तो फिर ये क्या है? क्या पंजाबियों में इत्तेफाक नहीं या बदसलूकी है? पंजाबियों ने कोई खुदा नहीं मारे। ओह माय गॉड, लेकिन होना चाहिए ना, ऐसी स्पेशल कौम है। तो चलो जी, ये पंजाबियों में आ जाते हैं कि पंजाबी जो है ये इस तरह करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, और नाज़रीन आप सुन रहे हैं माशाल्लाह माजरा दी ने बड़ी अच्छी बातें की और बहुत अच्छे उन्होंने, हमने जो भी उन्हें पूछा उन्होंने बताया। तो यहाँ ही मैं लाना चाह रहा था कि कहने का था, जो पाकिस्तान में उभरते हुए लोग हैं जो एजुकेशन मुकम्मल कर रहे हैं, उन्हें आने के लिए पूरा प्रॉपर पहले वो अपने तरीके से पढ़ाई लिखाई पूरी करें, कोर्स करें, फिर अप्लाई करें। जैसे कि मैडम जी ने बताया कि यूरोप की एमिग्रेशन बहुत सख्त है, लेकिन अगर खलीज में आना है तो खलीज में आ सकते हैं लोग, लेकिन आने के लिए उसके रूल उनके कहने यहाँ पे होते हैं जो आते हैं, उनको लैंग्वेज स्किल्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अरबी नहीं आती, उनको कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती उनकी, उनको कोई अपनी प्रोफेशनल स्किल नहीं आती, और वो बस आ जाते हैं कि बस कोई अच्छी जॉब चाहिए। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको देख के बड़ा दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आया वो 2-3 लाख लगा के आया, 1.5 लाख की तो टिकट है, ऐसे ही फिर वीजा है, फिर स्टे है, फिर यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है, फोन बिल है, तो वो 3-4 लाख खर्च कर देता है और उनको कोई फायदा नहीं होता। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली को जानती हूँ, एक ही फैमिली के 3-4 लोग आए हुए थे इकट्ठे मिलके, अच्छा, एक को भी जॉब नहीं मिली। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो 10-12 दिन रह गए थे उनके जाने में, तो कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। एज ए विजिटर थे? हाँ, ऑन विजिट वीजा। तो इसी चीज के लिए मैंने ये 2016 में ये बुक लिखी थी, ठीक, और इसमें मैंने डिटेल से ये चीजें की। ये मैं देख सकता हूँ। इस बुक का नाम है विन योर ड्रीम जॉब इन द यूएई। ठीक है जी, ये माजदा खानम जी की बुक है, आप इसे गौर से देखें, ये इनके ऊपर बनी हुई है माशाल्लाह। अब इसके बारे में आप बताएं, इनकी बकायदा पिक्चर भी लगी हुई है, तो इसके बारे आप बताएं, इसमें आपने क्या लिखवाया या क्या लिखा है? आपने खुद लिखा है ना? हाँ, मैंने पहले इसको हैंड रिटन किया था। हैंड रिटन करने के बाद मैंने सोचा कि टाइपिंग आसान होगी, फिर मैंने टाइपिंग शुरू की, बल्कि इसकी टाइपिंग भी मैंने खुद की। लेकिन जब टाइपिंग करने लगती है और आपकी अपनी बुक होती है, आपकी अपनी क्रिएशन है, तो आप उसको दोबारा से लिख रहे होते हैं, सेम देख के कॉपी नहीं कर रहे होते। सही। तो और मैंने कम से कम 20 दफा इसकी एडिटिंग की पब्लिश होने से पहले, फिर पाकिस्तान से पब्लिश कराई है, वहां से 3-4 लोगों से इसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कराई, जिसमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो मेरी मैंने टीचिंग से अपना करियर आगाज किया था, तो हमारी हमारी प्रिंसिपल थी वहाँ पे मिसेस खालिक, नोबेल ग्रामर की, उनसे करवाई। और उसके अलावा मेरा भतीजा माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी की, लॉयर है वो, अहमद तारिक, उसने की। तो मैंने कम से कम 5 दफा एडिटिंग वहाँ पे कराई और 20 दफा यहाँ पे खुद प्रिंट करा के, प्रिंट आउट्स लेके तो पढ़े, कि मैं देखूं कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वही लिखा जा रहा है और फिर पढ़ने वाले को आसान लगे, सिंपल लगे, सिंपल जुमले हों। अब ये कि इसमें मैंने लिखा क्या है, इसमें मैंने एक तो लिखा है कि यूएई किस तरह से बेहतर है गल्फ की बाकी कंट्रीज की निस्बत, या यूरोप की निस्बत, कि यहाँ पे आना आसान है, आपको मालूम है, ठीक है, इजी है, और घर के पास है, कोई मसला हो 2 घंटे में आप घर जा सकते हैं। बिल्कुल 2 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे की फ्लाइट है। दूसरा मैंने ये लिखा है कि आपको जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या करना है, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में है, तो घर में बैठे हुए क्या करना है। आने से पहले लोग यहाँ आ जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग आ जाएं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें हाथ या DHA सर्टिफिकेशन चाहिए, और सर्टिफिकेशन में कम से कम 4 से 6 महीने का प्रोसेस, तो उनको 4 से 6 महीने का प्रोसेस लगता है और उन्हें मालूम नहीं है। वो यहाँ पे आ जाते हैं, 2 महीने का वीजा होता है या महीने का वीजा होता है, उसमें वो क्या करेंगे, तो 4-5 लाख वेस्ट हो गए, ठीक है। दूसरा, अपना CV बनाएं, जॉब टारगेट करें, पोर्टल्स, जो जॉब पोर्टल्स हैं वो देखें, वहां पे अप्लाई करें। फिर मेरा जो सेकंड इसमें सेक्शन है वो ये है कि सॉरी, कि यहाँ आके उन्होंने क्या क्या करना है,
मतलब किस तरह से अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं जॉब हासिल करने के। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत से क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम उन्हें जॉब हासिल करने के लिए क्वालिफाइड तो होना वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, क्या एक बंदा है उसने रेस में हिस्सा लेना है, वो उस ग्राउंड में ही नहीं पहुंचा, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता। अगर उसका कोई यूनिफॉर्म है तो उसके पास यूनिफॉर्म ही नहीं है, अगर वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक शूज चाहिए तो उसके पास रनिंग शूज ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? सही बात, इन सब चीजों का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। ये मैंने आपकी बुक देखी माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। और मैडम आपकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगी, और यही बातें मैं चाह रहा था कि आप हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले। जिन लोगों को नहीं पता वो इन बातों को सुन के इस पे अमल करे और अपना काम सीधा कर सके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपका पता नहीं आपको हुई कि नहीं हुई। तो दूसरा ये कि आपकी बातें भी अच्छी थी, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया और आपकी बातें हमने रिकॉर्ड की। तो मैं चाहता हूं कि इजाजत चाहूंगा, और मैडम जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ एक और बात पूछूंगा कि कभी गाना गुना सुनने का शौक नहीं पड़ा? कभी कभी सुनते हैं। अच्छा, तो लेकिन मेरा थोड़ा उसमें ना गला खराब हो जाता है। बचपन से जो है ना, घर पे अगर हमने जगजीत सिंह को और चित्रा सिंह को सुना है, पंकज उदास को सुना है या रफी को सुना है, तो वो होता है कि फिर लाइक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छे बुरे म्यूजिक। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, कोशिश करती हूँ कि मैं कम सुनूं, लाइक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती हूँ कि मुझे कम सुनना चाहिए। पहले शायद जरा सुनती थी, अभी थोड़ा कम करती हूं। यानी जैसे जैसे इंसान को समझ आती है तो वो दूर होता जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपका फेवरेट, जब आप पहले सुनती थी, तो फेवरेट आपका जो मेन फेवरेट आर्टिस्ट है वो कौन था? नुसरत फतेह अली। नुसरत फतेह अली साहब, क्या बात, उनकी कवालियां या उनकी कवालियां नहीं, गजलें? हाँ जो, और दूसरी ये कि राहत फतेह अली और हामिद अली के कुछ मुझे पसंद हैं। अच्छा, और उसमें असद अमानत अली के एक दो पसंद हैं। अच्छा। अगर पूछें तो मुझे फोक में भी पसंद है, जैसे हामिद बेला। अच्छा, या चल मेले नु चलिए, दे आर लाइक, या जैसे आबदा परवीन का है, वो सूफी म्यूजिक है और इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड, टू अनदर लेवल। देख ले, हमने आपको इंटरव्यू में आके पंजाब म्यूजिक ग्रुप का हक बीच में डाल दिया। मैं ये कहूंगी कि जो भी काम करें उसको एक्सेल करने की कोशिश करें, उसको बेहतरीन पॉसिबल तरीके से करें। लाइक व्हाट इज वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल। ओके, या तो करें या ना करें। बहुत थैंक यू। नाज़रीन, इजाजत चाहेंगे आपका अपना नज़ाकत अली खान। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।